तो आज हम बात करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही पावरफुल कविता उत्साह के बारे में। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक कविता है ही नहीं, ये तो एक गर्जना है, एक पुकार है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है ना, कि आखिर कोई बादल को सिर्फ बरसने के लिए क्यों नहीं कहता, उसे गरजने के लिए क्यों पुकार रहा है? मतलब फुहार या रिमझिम बारिश की जगह इस गरजने पर इतना जोर क्यों? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कवि के आह्वान को, फिर हम पहले छंद को समझेंगे और फिर दूसरे छंद में देखेंगे कि धरती की प्यास कैसे बुझती है। इसके बाद हम कविता की ध्वनि के जादू को महसूस करेंगे और आखिर में हम बादल की उस दोहरी शक्ति के रहस्य को उजागर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कविता या किसी भी रचना को सही से समझने के लिए ना उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका संदर्भ समझना बहुत जरूरी होता है। तो निराला जी ये वो छायावाद के एक बहुत बड़े स्तंभ थे, एक रेवोल्यूशनरी वॉइस। और सोचिए वो लिख कब रहे थे? आज़ादी से पहले का वो दौर, जब पूरा भारतीय समाज एक तरह की निराशा में, एक हताशा में डूबा हुआ था। ऐसे में उनकी कविता का मकसद था उन सोए हुए, थके हारे लोगों को झकझोर कर जगाना। और कविता का नाम ही देख लीजिए, उत्साह, मतलब जोश, उमंग, एक नई शक्ति। तो जाहिर है इसका मकसद ही यही था कि लोगों के अंदर वो क्रांतिकारी भावना फिर से भर दी जाए। ये एक तरह का एनर्जी शॉट था। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि उत्साह सिर्फ बादलों पर लिखी कविता नहीं है। नहीं, ये एक आह्वान गीत है। मतलब कवि बादलों को बुला रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं कि आओ और बदलाव लाओ। यहाँ बादल सिर्फ बादल नहीं, बल्कि एक क्रांति दूत है। चलिए अब सीधा कविता के पहले छंद में चलते हैं और देखते हैं कि निराला जी शब्दों से ये जबरदस्त इमेजरी, ये शक्तिशाली छवि बनाते कैसे हैं। बस इन शब्दों की ऊर्जा को महसूस कीजिए। बादल गरजो। कवि यहां सिर्फ बारिश नहीं मांग रहे, वो तो एक पूरी की पूरी घटना को, एक पूरे सैलाब को बुला रहे हैं। निराला जी ने बादल को जैसे दिखाया है ना, वो सच में कमाल है। देखिए, एक तरफ तो वो कहते हैं ललित ललित काले घुंघराले, मतलब सुंदर, कोमल, बिल्कुल किसी बच्चे के घुंघराले बालों जैसे। और कल्पना भी कैसी, बाल कल्पना कैसे पाले, यानी एकदम आजाद, बिना किसी रोक टोक के। पर इसी कोमलता और सुंदरता के अंदर क्या छिपा है? विद्युत छवि उर्मे और वज्र छिपा, यानी बिजली की चमक भी है और विनाश कर देने वाली शक्ति भी। और इन सब के साथ साथ वो नव जीवन देने वाला भी है। मतलब कोमलता और कठोरता दोनों का ऐसा जबरदस्त मेल। तो असल में हो क्या रहा है? यहां बादल अब सिर्फ पानी बरसाने वाला बादल नहीं रह गया है। निराला जी उसे कवि का, एक रचनाकार का दर्जा दे रहे हैं। एक ऐसा कवि जो अपनी शक्ति से, अपने गरजने से एक नूतन कविता लिखेगा, यानी एक नया जीवन, एक नया दौर शुरू करेगा। चलिए अब दूसरे छंद की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि यह शक्तिशाली बादल जमीन पर मौजूद दुनिया से कैसे जुड़ता है। और यहां आते आते ना कविता का मिजाज, उसका टोन एकदम बदल जाता है। अब सिर्फ ऊर्जा नहीं है, बल्कि उसके साथ एक पीड़ा, एक बेचैनी का भाव भी जुड़ गया है। इन शब्दों को देखिए, एक पीड़ित दुनिया की तस्वीर बिल्कुल आंखों के सामने आ जाती है। निराला जब लिखते हैं विकल विकल उन्मन थे उन्मन, तो वो इन शब्दों को दोहराकर उस गहरी बेचैनी और उदासी पर जोर दे रहे हैं। और ये तकलीफ किसकी है? विश्व के निदाघ के सकल जन की, यानी दुनिया के सारे लोग उस झुलसाने वाली गर्मी से परेशान हैं। और सिर्फ लोग ही नहीं, तप्त धरा, मतलब धरती खुद जल रही है। तो ये छंद असल में है क्या? ये उम्मीद और राहत के लिए एक गहरी पुकार है। बादल यहां किसी अज्ञात दिशा से आने वाले हीरो की तरह हैं, एक अनजान मसीहा जिससे उम्मीद की जा रही है कि वो आएगा और इस सारी पीड़ा को, इस जलन को खत्म कर देगा। निराला की कविता की एक और खास बात है, वो सिर्फ बताते नहीं है कि क्या हो रहा है, वो अपने शब्दों की आवाज से उसे सुनवाते भी हैं। चलिए उनकी इस जबरदस्त काव्य कला को थोड़ा और समझते हैं। इसे कहते हैं नाद सौंदर्य, यानी साउंड ब्यूटी। ये एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है। इसका मतलब बस ये है कि शब्दों की आवाज ही ऐसी हो कि वो कविता के मतलब को और भी ज्यादा पावरफुल बना दे। अब जरा इस पंक्ति को सुनिए। घेर घेर घोर गगन, घ और र की जो ध्वनि बार बार आ रही है, वो अपने आप में बादलों की गड़गड़ाहट और गरजने की एक गूंज पैदा कर रही है ना? यही है नाद सौंदर्य। यहां ऐसा लग रहा है मानो शब्द खुद ही गरज रहे हैं। तो चलिए
अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और वापस आते हैं हमारे उस पहले सवाल पर कि आखिर बादल को सिर्फ बरसना नहीं, गरजना क्यों है। और यहीं पर इस कविता का पूरा सार, उसका असली मर्म छिपा है। देखिए, बरसना क्या करता है? वो राहत देता है, प्यास बुझाता है, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन गरजना, गरजना एक पुकार है, एक आह्वान है। ये क्रांति का, विद्रोह का प्रतीक है। ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ नहीं, बल्कि एक फंडामेंटल, एक रेवोल्यूशनरी बदलाव की मांग है। गरजना है सोए हुए लोगों को झकझोरकर जगाने के लिए। तो अब हम देख सकते हैं कि बादल का यहां डबल रोल है, उसकी दोहरी भूमिका है। एक तरफ तो वो नवजीवन देने वाला है, प्यासे लोगों की इच्छा पूरी कर रहा है, तपती धरती को ठंडा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो क्रांति का प्रतीक भी है। वो नई चेतना जगा रहा है, सोई हुई आत्माओं को पुकार रहा है, ताकि समाज में बदलाव आ सके। एक ही साथ वो जीवनदाता भी है और क्रांतिकारी भी। और शायद सबसे जरूरी बात जो हमें यहां समझनी है वो ये है कि निराला के लिए क्रांति का मतलब सिर्फ तोड़फोड़ या विनाश नहीं है। नहीं, वो इसे कुछ नया बनाने के लिए, एक नए सृजन के लिए, एक जरूरी शक्ति के तौर पर देखते हैं। बादल का गरजना और फिर बरसना, ये विनाश और सृजन का वही साइकिल है जो किसी भी बड़े बदलाव के लिए जरूरी होता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। निराला ने तो अपनी कविता से एक पूरी पीढ़ी को जगाने की कोशिश की थी। आज के हमारे दौर में वो कौन सी कला है, कौन सा संगीत या लेखन है जो हम सबको सिर्फ सोचने या महसूस करने पर नहीं, बल्कि सच में कुछ करने के लिए प्रेरित करता है? सोचिएगा जरूर।